एंड वेलकम टू अपना पोस्ट प्रेजेंस मन से बात। यहाँ हम आम लोगों की कहानियाँ सुनते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस को बैठ के शेयर और डिस्कस करते हैं, जो कि सोसाइटी में बहुत बड़ा और अच्छा इम्पैक्ट ला रहे हैं। तो आइए आज बात करेंगे हमारी यंगेस्ट गेस्ट समृद्धि कुरील जी से, जो कि मेंटल अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटीज से मिलके। नमस्ते समृद्धि जी, प्लीज़ आप जो मुझसे छूट गया है वो आप प्लीज़ आप इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। मेरा नाम समृद्धि कुरील है और मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, और अभी मैं अपने मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में जाने वाली हूँ। और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मेरे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लाइफ का, और मेरी जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस रही है उसके हिसाब से मैंने ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके इसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैं अपना कंट्रीब्यूशन देती रहती हूँ। समृद्धि, इतनी यंग एज से आप मेंटल हेल्थ के लिए क्यों काम कर रही हैं? मैंने यंग एज से मेंटल हेल्थ को बहुत पास से देखा है। मैंने अपने स्कूल डेज से मुझे काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा था और उस पर ध्यान नहीं दिया मैंने, जिसकी वजह से वो एक प्रॉपर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया और उसे निकलने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है कि हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, तो उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा इस बारे में हम बात करेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों तक पहुंच सकते हैं और कहीं ना कहीं उनको ये हेल्प करेगा और वो अपनी कंडीशन को जल्दी पहचान सकेंगे कि वो किस स्टेट में है और उनको कैसा रिएक्ट करना चाहिए और उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि ताकि वो आगे जाके बहुत ज़्यादा उनको सफ़र ना करना पड़े। हमने पहली बार कब ऐसा महसूस किया कि मुझे डिप्रेशन हो गया है और अब मुझे यू हैव टू फेस द वर्ल्ड, तो कब पहली बार ऐसा कब लगा, कब कैसा फील हुआ उस टाइम? स्टार्टिंग में ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था मुझे कि मुझे ये चीज़ मेंटल इलनेस ये हो रही है या हो गई है। स्टार्टिंग में मैंने बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है, पर्सन का बहुत ज़्यादा मूड बहुत चेंज होने लगता है और हमें पता नहीं चलता। ये बहुत छोटे छोटे इवेंट्स में और बहुत छोटी डे टू डे लाइफ में जो भी हम लोग की एक्टिविटीज़ होती है उसमें हमें फ़र्क दिखने लग जाता है कि मतलब हम कहीं ना कहीं कुछ काम जो हम रेगुलर बेसिस पे आराम से कर पा रहे थे, हमें वो करने पे भी बहुत ज़्यादा फिज़िकली और मेंटली बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ रहा है। बहुत छोटी से छोटी चीज़ें भी करने में हमें टाइम लग रहा है। और स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि आइसोलेट कर लेना अपने आप को, ज़्यादा लोगों से इंगेज नहीं करना और बातें नहीं करना, बाहर जाना नहीं। आप एक अपना वर्ल्ड बना लेते हो अपने थॉट्स का और उस थॉट्स में ही पूरे टाइम आप घेरे रहते हो अपने आप को, और आपका माइंड भी आपको एक तरीके से मैनिपुलेट करने लग जाता है कि तुम सेफ़ हो तो तुम इस बबल में ही सेफ़ हो। Okay. इसके बाहर अगर तुम जा रहे हो, बाहर लोगों से बात कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो तुम्हें वो चीज़ ज़्यादा अफेक्ट करेगी। और तुमने जो अभी यहाँ पर एक बबल बनाया अपना थॉट्स का, अपना जो वर्ल्ड बनाया आपने, वो केज में ही आप सेफ हो। तो ऐसे ये सब मैंने फेस किया था और जो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ था कि ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई है, मतलब ये अब मेरे हाथ में नहीं है और मुझे ये डिप्रेशन जो वर्ड है उसका मीनिंग मुझे वो फर्स्ट टाइम समझ में आया था, क्योंकि हम इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, हम उसमें बहुत चीज़ें देखते रहते हैं। डिप्रेशन हो गया, मेंटल डिसऑर्डर हो गया और इंसोमेनिया हो गया, बहुत सारे टर्म्स हैं, पर हम क्या उसको असली में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और जो इंसान इन सब सिचुएशन से निकला है, जो अभी भी है उस सिचुएशन में, उनको ये टर्म्स की मीनिंग ज़्यादा पता है। Correct. तो पहले मैंने भी बहुत चीज़ें सुनी हैं, सब आसपास एक्सपीरियंसेस सुने हैं लोगों के, उस टाइम पे इतना रिलेट नहीं कर पाते हैं हम लोग, पर जब खुद पे गुजरती है तो इंसान को पता चलता है कि इसका मीनिंग ये है, ये चीज़ बहुत सीरियस है
और हम बहुत इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, जो कि हमें लेना चाहिए, क्योंकि ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ही सही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक नॉर्मल सा, अगर आपको ब्रश भी करना होगा ना, तो आप ब्रश भी नहीं कर सकते हो, आपके रेगुलर एक्टिविटीज़ आप इंगेज नहीं कर सकते हो, और नॉर्मल फिजिकल हेल्थ को भी आप मेंटेन नहीं कर सकते अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो सो फार मेरा ये सिचुएशन काफ़ी टाइम तक चला था। और जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये चीज़ है, ये इलनेस है मुझे, तो उस टाइम पे मैंने अपने आप पे बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक समझने लगी थी मैं। और उस टाइम पे ऐसा होता था कि मैं स्टूडेंट थी, पढ़ाई कर रही थी, इंजीनियरिंग कर रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें आसपास हो रही हैं और हम उसको संभाल नहीं पाते हैं। उसकी वजह से भी हम कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक समझने लगते हैं। तो मेरा ये एक्सपीरियंस मैंने सब अपना इंजीनियरिंग के टाइम पे सब फेस किया था, और बहुत ही अलग अनुभव रहा है इस चीज़ से। और इस चीज़ से लड़के निकलना अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग होती है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। जिस टाइम पे मैं अपने आप को बहुत वीक समझ रही थी, अभी मुझे वो चीज़ पे फ़क्र होती है कि मैं उस चीज़ से निकली हूँ बाहर। Correct. और इन सब में मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने मुझे प्रॉपर सपोर्ट करा, और उनके सपोर्ट के बिना ये चीज़ मुमकिन नहीं होती है। समृद्धि, क्या आप इंट्रोवर्ट हैं? हाँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। तो एक इंट्रोवर्ट इंसान भी ऑलमोस्ट यही सारी चीज़ें करता है, तो वो थिन लाइन क्या है इंट्रोवर्ट होने की और एक डिप्रेशन वाले स्टेज पे या स्टेट पे जाने वाली, क्या थिन लाइन है वो? इंट्रोवर्ट को अपने आप में रहना, अपनी पर्सनल स्पेस को मतलब मेंटेन करके रखना, और प्राइवेसी अच्छी लगती है। और उसी जगह जो इंसान डिप्रेशन में होता है, उसको उस चीज़ में एक, वो कहते हैं ना, एक केज बना लेता है डिप्रेशन उस इंसान के आसपास। और इंट्रोवर्ट का ये रहता है कि हाँ, उसको ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स में जाना अच्छा नहीं लगता होगा, और सोशल गैदरिंग से उसकी कह सकते हैं एनर्जी लो, कह सकते हैं आप, मेंटली वो थोड़ा सा एनर्जी लो हो सकती है इंट्रोवर्ट की। पर डिप्रेशन में जो इंसान रहते हैं, उनको सोशल गैदरिंग एक तरीके से बहुत ज़्यादा उनको अपने आप से फाइट करना पड़ता है। यहाँ पे एक बात होती है कि पसंद है या नापसंद है। Okay. और जो डिप्रेस्ड रहता है, उसको लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए उसको पूरा अपनी कह सकते हैं पूरा अपना जी जान लगाना पड़ता है कि वो प्रेजेंट हो सके लोगों के सामने। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो कह सकते हैं कि जो स्ट्रगल डिप्रेस्ड इंसान करता है, वो इंट्रोवर्ट वाला इंसान जो है वो एक उसमें उसको खुशी मिलती है अपने में रहने में। डिप्रेस्ड वाला इंसान खुश नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा होता है बहुत ज़्यादा, अपने थॉट्स से बहुत ज़्यादा वो परेशान रहता है। इंट्रोवर्ट, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट्स को बाहर गैदरिंग करना, बाहर लोगों से मिलना एक प्लस पॉइंट हो जाता है एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स में अगर डिफ्रेंशिएट करें हम। तो इंट्रोवर्ट्स को वो चीज़ें पसंद नहीं है, और मतलब वो उसको ज़्यादा अपने में रहना और कुछ लोगों के साथ ही टाइम स्पेंड करना, वो उसका प्लस पॉइंट होता है। तो डिप्रेस्ड और इंट्रोवर्ट में ये बहुत ज़्यादा ही चेंज होता है, पर लाइफस्टाइल थोड़ा सा सिमिलर हो जाती है, इसलिए लोगों को थोड़ा सा वो रहता है। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, क्या मुझे डिप्रेशन हो सकता है, क्या मैं हूँ डिप्रेस्ड। तो ये सब थॉट्स आते हैं लोगों में, क्योंकि अभी आजकल जैसे ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप चेक कर सकते हो आप डिप्रेस्ड हो कि नहीं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बच्चे आजकल जो यंग जनरेशन है वो उसके हिसाब से अपने आप को फिर पोर्ट्रे करने लगते हैं वो लोग कि अच्छा मेरा स्कोर इतना आया है, मतलब मैं डिप्रेस्ड हूँ। तो दे स्टार्टेड एक्टिंग लाइक कि उनको है डिप्रेशन, तो वो उस चीज़ में भी अपने आप को ढालने लग जाते हैं, पोर्ट्रे करने लग जाते हैं। तो ये बहुत डिफरेंस होता है, और ये सब चीज़ें अवेयरनेस से ही क्रिएट होगी। क्योंकि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी इस चीज़ में, तभी लोगों को पता चलेगा कि इंट्रोवर्ट का क्या लाइफस्टाइल होता है
और डिप्रेस्ड होने के बाद इंसान की क्या लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं। Correct. कोई लाइफस्टाइल नहीं रहती, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सब चेंज हो जाता है और हर जगह उसको बस एक डार्कनेस कह सकते हो कि पूरा आसपास, पूरा उसके आसपास सिर्फ डार्कनेस होती है और उसमें वो फंसा हुआ रहता है इंसान जब डिप्रेशन में। समृद्धि, आपने अपने पेरेंट्स को कैसे बताया कि मुझे ये चीज़ हो रही है? उनका क्या रिएक्शन रहा उस टाइम पे? जब सिचुएशन स्टार्टिंग में मेरे हाथ से जब निकल रही थी तो मुझे एहसास हो रहा था कि ये कुछ अलग हो रहा है, कुछ मतलब मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं ये चीज़ें कुछ अलग लग रही हैं मुझे। जो नॉर्मली जो पहले लाइफ थी उस हिसाब से बहुत सारा ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत सारे डे टू डे एक्टिविटीज़ से मुझे समझ में आ रहा था, जैसे लेथार्जिक फील करना बहुत ज़्यादा और मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट रहना और फिज़िकली भी अफेक्ट करने लगा था बहुत ज़्यादा। और जैसे अगर कहा जाए तो जैसे मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, अपने लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, कुछ पढ़ाई कर रही हूँ, जो मैं पहले 5 आवर्स 7 आवर्स कंटिन्यू बैठ के मैं पढ़ाई कर लेती थी, फिर उसमें भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मैं पढ़ नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत सारे थॉट्स और डार्क थॉट्स आना और उनको डील करने में ही पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती थी। और उसके बाद मुझे फिर स्लीपिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगे, फिर इतने ज़्यादा हो गए कि मुझे फिर 1 घंटे की नींद भी नहीं होती थी मेरे पूरे 24 आवर्स में। तो मैंने जब अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बताई कि नींद मुझे नहीं आ रही है, सबसे पहला यही सिचुएशन था जो मुझे लगा कि ये बताना ज़रूरी है और ये मेरे हाथ से निकल रहा है। क्योंकि नींद ऐसी चीज़ है कि इंसान को अगर नींद नहीं मिलती तो पूरी दुनिया उलट पुलट हो जाती है उस इंसान की। वो पूरा एक दिन 24 आवर्स कैसे निकालता है वो इंसान, सिर्फ वो इंसान जानता है। तो सबसे पहले मैंने उनको नींद का ही बताया था कि मुझे स्लीपिंग इश्यूज़ हो रहे हैं। और पर नॉर्मली अपने इंडियन फैमिलीज़ में क्या होता है कि मतलब बच्चा थक नहीं रहा है, बच्चा काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स का ये रहता है कि बेटा तुम काम करो, कुछ बाहर जाओ, बाहर कुछ भी अपना फिजिकल एक्टिविटी करो, एक्सरसाइज करो, वॉक पे थकोगे जाओ तो नींद आ जाएगी। हाँ यही तो, थक नहीं रहे हो इसलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तुम पूरे टाइम लैपटॉप में रहते हो या बैठ के पढ़ाई करते हो तो तुम्हारी बॉडी थक ही नहीं रही है। तो तुम्हें बाहर जाके वॉक करो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, ये सब करने से बॉडी थकेगी। मुझे भी लगा कि शायद हाँ हो सकता है ऐसा कि मैं बहुत ज़्यादा सिटिंग आवर्स है मेरे, तो नहीं हो रहा है फिज़िकल वर्कआउट ऐसा। तो पर वो सिचुएशन जब फिज़िकल और मेंटली वाली चीज़ें आपको समझ में आने लगती है कि ये दोनों चीज़ें अलग हो रही हैं, मतलब मैं फिज़िकली मैं काम भी कर लूँगी पर मेंटली मेरा दिमाग मुझे रेस्ट ही नहीं दे रहा है। मतलब मेरी आंखें बोल रही हैं कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, पर आपका दिमाग ही ये चीज़ नहीं मान रहा है। तो ये जो कम्युनिकेशन होती है हमारी बॉडी में, माइंड से लेकर डिफरेंट ऑर्गन्स और सारे सेंसेस को, जो हमारा जो ब्रेन डायरेक्शन देता है, तो उस हिसाब से मेरा तो माइंड फिर अलग ही चल रहा था। तो वो सिचुएशन में मैं अपने आप को कैसे हैंडल कर रही थी और वो सिचुएशन मेरे पेरेंट्स को कितना समझ में आ रहा था वो बहुत अलग थी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मतलब आपके साथ जो हुआ है वो आप ही जानते हो। आपके पेरेंट्स हैं, वो समझ रहे हैं आपकी बात, पर फुल्ली कोई नहीं समझ सकता कि क्या 100% बिल्कुल नहीं समझ सकता कोई इंसान कि अच्छा ये हो रहा है। और उस टाइम पे ऐसा भी होता है कि हम जो बोलना चाह रहे हैं क्या वो इंसान वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं क्योंकि हमारे यहाँ इंडियंस में तो यही चीज़ होती है कि मेंटल हेल्थ को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। करेक्ट। स्टार्टिंग से ही नहीं दिया जाता है। पुरानी जनरेशन्स में भी ऐसा होता था। तो लोगों को आदत होती है सहन करने की, और वो जो सहन करने की जो आदत होती है वो हमें जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होता रहता है। तो हर एक जनरेशन में मेरे हिसाब से एक ना एक सोल ऐसा होता है जिसको इमोशंस ज़्यादा फेल्ट होते हैं, मतलब वो ज़्यादा डीपली उन चीज़ों को महसूस करता है। और ये मेंटल इलनेस कह सकते हैं कि सुपर पावर कह सकते हैं हम उन्हें, कि हर एक जनरेशन में एक सोल को ये इमोशंस और थॉट्स और ये सब बहुत डीपली महसूस करने की सुपर पावर होती है।
और कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड और जो आसपास की सराउंडिंग्स और हमारे जो सिचुएशंस होती है उसकी वजह से ये सुपर पावर्स हमारी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि हर चीज़ को फेल्ट करना और हर चीज़ को समझने का सबका अपना अपना एक लेवल होता है। हाँ। और कोई इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझता है और बहुत ज़्यादा किसी और की भी समस्या को भी वो समझ लेता है। तो ऐसे इंसान को मुझे ऐसा लगता है कि ये सुपर पावर्स होती है कि वो इतने डीपली किसी को समझ सकता है और इमोशंस जो उसने नहीं फील किए पर सामने वाला जो इमोशंस बता रहा है उसको फील कर पा रहा है और वो खुद पे अपने आप पे फील करके सोच पा रहा है कि पर उसके साथ वो चीज़ हुआ नहीं है, पर वो सामने वाले का पूरा दुख दर्द समझ सकता है। तो ये सब इमोशंस को कितना ज़्यादा लेवल पे आप समझ सकते हो और हर जनरेशन में मेरे ख्याल से एक ना एक बच्चा ये चीज़ महसूस ज़रूर करता होगा। और कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी एंड आवर सराउंडिंग वो इंसान के दिमाग में ये चीज़ बिठाई जाती है कि आप वीक हो, आप ज़्यादा इमोशंस दिखाओगे तो आप वीक हो और आप ज़्यादा इमोशनल चीज़ों को लेके बैठोगे तो आप वीक हो। तो ये चीज़ हमारी सोसाइटी ने एक चीज़ से एक वो टाइटल दे दिया है कि इमोशन ज़्यादा शो करने वाला इंसान वीक होता है। बल्कि मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि जो इमोशंस अपने खुल के रख रहा है इंसान वो बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो अपने अंदर का पूरा वो एक खुली किताब की तरह अपने आप को पूरा वो बता रहा है आपको, जो कि लोग नहीं करते। लोगों के दिमाग में बहुत डर रहते हैं कि मैं ये कर दूंगा या मैं ये कर दूंगी तो सामने वाला क्या सोचेगा। तो ये सब चीज़ें बच्चों में होती है पर हम कहीं ना कहीं सोसाइटी में उसको दबा देते हैं। तभी हम अभी भी लोग ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारा उनका पेन है, उनका जो भी उनके ट्रॉमास हैं जो उनने अभी तक किसी को शेयर नहीं करा। क्यों नहीं शेयर कर पाए? क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं है शेयर करना। तो यही सब रहता है, सिचुएशंस हो जाती है और जनरेशन गैप्स कह सकते हो आप, क्योंकि पहले नहीं होता था इतना खुल के बात करना। अभी फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इस जनरेशन में जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो उनका अलग एक कम्युनिकेशन का वे है। तो इस वजह से भी पेरेंट्स और बच्चों का थोड़ा सा कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में नहीं समझ पाते होंगे। पर यही चेंज तो लाना है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, बच्चों को भी 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, तो हम साथ में मिलकर इस सिचुएशन को अच्छे से डील कर सकते हैं। तो इंसोमेनिया के थ्रू आपके पेरेंट्स ने वो चीज़ समझी और आप काउंसलर के पास जाते थे क्या? ओके। तो काउंसलर आपसे क्या क्वेश्चन पूछता था कि क्या आप फील कर रहे हो, कैसा क्या चल रहा है ना? तो काउंसलर के सामने ओपन अप होना, बिकॉज घर वाले तो अभी बड़ी मुश्किल से बताया घर वालों को, अब काउंसलर के सामने बताओ कि यार मुझे क्या फील हो रहा है। तो कैसे काउंसलर्स डील करते हैं? काउंसलर्स का ये होता है कि अगर आप जैसे उनके पास जाते हो तो पहले वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि आपको यहाँ पे कोई जज नहीं करेगा। तो इसलिए वो इंसान प्रॉपर्ली खुल पाता है। क्योंकि अगर आपका उस इंसान के साथ रिलेशन होता है कोई भी सॉर्ट ऑफ, तो आप नहीं खुल सकते, क्योंकि आपके दिमाग में यही आएगा कि यार ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा और मैं जो ये चीज़ बता रही हूँ या बता रहा हूँ ये बहुत छोटी सी बात है, ये सोचेगा कि यार ये इतनी छोटी सी बात को लेके क्यों बैठी है या बैठा है। क्योंकि मेरे लिए तो वो बहुत ज़्यादा गंभीर बात है, पर सामने वाले के लिए हो सकता है कि ये ज़रा सी बात के लिए क्यों इतना ज़्यादा उनने पकड़ के रखा है बात को। तो काउंसलिंग का फ़ायदा होता है, और अगर आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली में से ही आपको कोई काउंसलर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और एक टाइम के बाद फिर वो काउंसलर आपको हेल्प भी करने लगता है सिचुएशन को कैसे देखना है, क्योंकि हर सिचुएशन को देखने के लिए बहुत सारे वेज हैं और आप कौन सा तरीका देख रहे हो, किस तरीके से आप देखोगे तो आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी वो सिचुएशंस लाती है लाइफ में। तो काउंसलिंग अच्छा तरीका है अपने आप को जानने का, और आप क्लैरिटी ला सकते हो आपको क्यों ये थॉट्स आ रहे हैं और ये थॉट्स से आपको क्यों ट्रिगर हो रहा है, या लोगों की बात या कोई भी सिचुएशन है क्यों ट्रिगर हो रहा है आपको। तो बहुत अच्छी बात है काउंसलिंग, अगर आपको लग रहा है करना चाहिए तो बिल्कुल करना चाहिए। और इसको लेके कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि यार काउंसलर के पास जा रहे हैं या थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं तो हमें बहुत बड़ा कुछ हो गया है या ऐसा कुछ।
ये डे टू डे लाइफ में हमें ये चीज़ अब नॉर्मलाइज करना ज़रूरी है। करेक्ट। क्योंकि हम जितना ज़्यादा अपने में ही उलझे रहेंगे ना, तो हम फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे मैं स्टक हूँ और मुझे चाहिए हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प मांगने में बिल्कुल नहीं हमें पीछे हटना चाहिए, हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, हमें खुल के हेल्प लेनी चाहिए। और अब ऐसा हो गया है कि सब फैमिली भी सपोर्ट करती है आजकल। बहुत ज़्यादा लोग भी अब ऐसे अवेयर हो रहे हैं, तो वो खुल के आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आते हैं, अपनी जर्नी शेयर करते हैं। तो ये अपनी जर्नी शेयर करने में भी एक बहुत जो पूरी सफरिंग होती है वो अपनी जर्नी में बताते हैं, तो ये एक उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। Correct. जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं वो सारी पास्ट चीज़ें जो मेरे साथ इवेंट्स हुए थे उन सब से मैं आगे बढ़ के अब उनको मैं एक पॉजिटिव वे में अपने लाइफ में देख रही हूँ, तो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट ले आता है करेक्ट लाइफ में। समृद्धि, जैसे आप ऑफ कैमरा मुझे बता रहे थे कि बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, तो वो क्या गलतियाँ रहती हैं और वो क्या प्रॉब्लम है उन गलती को करने में? क्या हम इनविटेशन दे रहे हैं किसी चीज़ को कि इस गलती से हमारा शायद जो डिप्रेशन है वो बढ़ सकता है क्या? या हमें किस कंपनी के साथ रहना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें सपोर्ट करने वाली हमारी फैमिली हमारे साथ रहती है, बट हो सकता है कि हमें नीचे गिराने वाले लोग या हमें जो नॉन सपोर्टिव लोग रहते हैं वो हमें और डिप्रेस करते हैं। ऐसा क्या गलती थी और कैसी कंपनी होनी चाहिए? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कहूँ तो मैंने इस जर्नी में गलतियाँ बहुत करी हैं, और वो गलतियाँ ऐसे मतलब कहते हैं सिचुएशंस टू सिचुएशन डिफ़र करती है। और वो गलतियाँ ऐसी है कि क्योंकि आप एक टोटल डार्क रूम में हो, आपको कोई दिख नहीं रहा है, पूरी डार्कनेस है, और आप कोशिश कर रहे हो कि उस डार्क रूम से बाहर निकलो, तो उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं डार्क रूम में आपको कुछ दिख नहीं रहा है और आप हाथ पैर मार रहे हो और आप रास्ता ढूंढ रहे हो उससे बाहर निकलने का, तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से टकराएंगे, आपका सर भी फूटेगा और आपको लगेगी भी, बहुत चोट लगेगी। तो अगर ये अच्छी बात है कि अगर आपको कोई ऐसा आपका फ्रेंड मिल गया जिसके पास टॉर्च है, तो वो आपको गाइड कर सकता है उस रूम से निकलने के लिए। पर कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग होंगे, जितनी डार्कनेस में आप हो, वो ऐसा भी हो सकता है कि आप उस रूम के उस कोने में चले जाओ जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, और वहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी हैं और वहाँ पे एनर्जीज़ ऐसी हैं जो आपको उस डार्कनेस से और ज़्यादा डार्कनेस वाली प्लेस पे लेके आ सकते हैं। तो मेरे साथ सिचुएशंस ऐसी हुई हैं कि मैंने गलत दोस्त बनाए, गलत लोगों को दोस्त माना, और क्योंकि हम जब उस डार्क रूम में हैं तो हम बहुत ज़्यादा लोनलीनेस में हैं, हम बहुत ज़्यादा लोनली है, और लोनलीनेस की वजह से हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा ओवर शेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। हाँ। हमें जो इंसान मिलता है हम उसको अपना सब बताने लग जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोनली है, हमें उस लोनलीनेस में अच्छा नहीं लग रहा है, हमें सफोकेशन हो रही है। तो उस चीज़ से निकलने के लिए हमारे सामने से जो इंसान जा रहा है हम उस पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं। तो मेरे से गलतियाँ ये हुई है कि मैंने ट्रस्ट कर लिया लोगों पे, और कहीं ना कहीं वो मेरे पे ही बैकफायर हो गया वो चीज़, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो लोग मुझे उस डार्क रूम से बचा सकते हैं, पर वो गलत होके मुझे एक दूसरी डार्क प्लेस में चला गया जो बहुत ज़्यादा ही मेंटली मुझे और अफेक्ट कर दिया। तो ऐसा होता है कि गलतियाँ आप लोगों को चूज़ करने में भी कर सकते हो, और कभी कभार कोई पीयर प्रेशर कह सकते हैं, कहीं पर फिट इन होने की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा गलत ऑप्शंस चूज़ कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ें रहती हैं कि आप किस लोगों की कंपनी में रहना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ऑलरेडी इस चीज़ में सफ़र कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो इससे निकलना ही नहीं चाहते हैं। तो अगर आप उनके साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो फिर आप भी नहीं निकल सकते। करेक्ट। क्योंकि वो कहता है ना, संगति का असर होता ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो डार्क रूम से निकलना मुश्किल है, निकल सकते हो, स्ट्रगल करना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा, ठोकरें खानी पड़ेगी वहाँ पे। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर वो आपको फ्रेंड नहीं मिला, वो टॉर्च वाला, तो आपको खुद अपना टॉर्च बनना पड़ेगा।
ओह। और खुद अपने आप को पाथ दिखाना पड़ेगा, और कुछ गलतियाँ होंगी, उस गलतियाँ से सीखना भी अच्छा है। और वो ये सब एक्सपीरियंसेस हमें आगे तो काम आते ही आते हैं, और आप बस लगे रहो उस डार्क रूम में, रास्ता ढूंढते रहो अपना, और वो आपको डोर मिलेगा ही मिलेगा बाहर जाने का। ये फॉर श्योर है कि वो मिलेगा ही, और आप किसी और की हेल्प से नहीं तो पर आपको अपने आप पे हमेशा विश्वास रखना है कि कोई मिले या ना मिले, मुझे अपना टॉर्च खुद बनना है, मुझे खुद अपने आप को गाइड ज़रूर करना है। करेक्ट, बहुत ज़रूरी है एक ऐसा फ्रेंड टॉर्च वाला, और लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने। मुझे ऐसा लगता है कि लोग आजकल फेलियर बहुत जल्दी फेस नहीं कर पाते, और ख़ुद को बहुत ज़्यादा फोर्स भी करते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी कि जैसे आपने मुझे काउंसलर वाली चीज़ बताई, आपने मुझे ये सारी चीज़ें बताई, लोग खुद को इतना परफेक्शन की तरफ फोर्स क्यों करते हैं? क्या ये सोशली बहुत ट्रेंडिंग चीज़ हो गई है, या दे जस्ट वांट टू लिव लाइक दैट? जो सोसाइटी में हम बड़े होते हैं तो वहाँ पे एक ट्रेंड कह सकते हैं हम, या तो हमारा चाल चलन कह सकते हैं कि बच्चों में भी थोड़ा सा वो चीज़ रहता है कि ना स्कूल में परफॉर्मेंस लेवल पे और जो परफॉर्म नहीं कर पाता है उसको, और जो परफॉर्म कर लेता है उस पर हम कैसे उन दोनों को ट्रीट कर रहे हैं। हाँ। उसमें भी डिफरेंसेस काफ़ी दिखने लग जाते हैं। तो ये सब हमारा चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाता है, और हम स्कूल में भी ये चीज़ें रहती हैं कि जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना अच्छा आपको वाहवाही मिलेगी, टीचर्स के फेवरेट बनोगे आप। और भी कभी कभार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स उस चीज़ को इतना ज़्यादा पकड़ लेते हैं कि वो लाइफ लॉन्ग रहता है उस चीज़ के साथ, और वो कहीं ना कहीं परफेक्शंस के पीछे भागते रहते हैं पूरी ज़िंदगी। स्कूल ख़त्म हो गया, फिर कॉलेज में, कॉलेज के बाद फिर जॉब में, जॉब के बाद वो पूरी अपनी लाइफ में हर एक सिचुएशन में वो परफेक्शंस ढूंढने लग जाते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। गाड़ी चाहिए तो मुझे इसी की गाड़ी चाहिए, मतलब इससे कम तो नहीं चाहिए। वो एक अपने दिमाग में हम अपने आप को ना टाइमलाइन दे देते हैं और एक ब्रांड का नाम दे देते हैं कि ये चाहिए तो यही चाहिए, और इससे कम अगर मुझे मिला तो वो लोगों को एक्सेप्ट करने में और उस चीज़ को ओवरकम करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हमें वो रहता है ना, छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा हम मेंटली अपने आप को खुद ही अफेक्ट कर लेते हैं, और वो चीज़ें ना बहुत कम एज से स्टार्ट हो जाती है, और उसको फेस करना और उस चीज़ से निकलना एक थोड़ा डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हो जाती है लोगों की। कुछ लोगों को डील करने का तरीका अलग होता है, पर हम फेलियर्स को सही से नहीं ले पाते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है इस मेंटल इलनेस में जाने के लिए। मेंटल इलनेस कहीं ना कहीं हमारे खुद के जो ट्रॉमास होते हैं या हमारे फेलियर्स हो गए जो हम डील नहीं कर पाए। कभी कभार ऐसा होता है कि बचपन में भी कुछ कुछ फेलियर्स हमारे रह जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं मेंटली अभी भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठे हैं, और वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं हमारे 20 इयर्स के बाद, 30 इयर्स के बाद वो सेम चीज़ हमें वही वे में स्ट्राइक हो रही है, और हम उसको उसी वे में हैंडल कर रहे हैं जैसे हम बचपन में हैंडल करते थे। तो उसकी वजह से जो सिचुएशन हमारे दिमाग में फेलियर की बैठ गई है ना, हमको फेलियर को ऐसे ही देखना है, ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो बचपन में जैसे हम फेलियर्स को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, और हमें जितना पता होता है कि फेलियर्स को हमें कैसे एक्सेप्ट, अगर हमको एक्सेप्ट करना नहीं आता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, और वो आगे भी हमें प्रॉब्लम करता है, क्योंकि हमने वो फेलियर से लड़ना सीखा ही नहीं, बचपन में ही नहीं सीखा हमने, और हम टैकल ही नहीं कर पा रहे हैं, और वो चीज़ बिल्डअप हो चुकी है हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं, और उसको हम बाद में भी अपने करियर में कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं। तो वो चीज़ें रहती हैं, पर हम उसको कर सकते हैं टैकल, और कहीं ना कहीं हम प्रिवेंट कर सकते हैं मेंटल इलनेस को, अगर हम अपने अपने साथ 5-10 मिनट रोज़ हम अपने साथ बैठे और अपने थॉट्स को एनालाइज करें कि ऐसा
मेरे दिमाग में चल रहा है, तो मुझे क्या चीज़ें मतलब मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या गलत नहीं कर रहा हूँ, और क्या ये चीज़ मुझे आगे डिफ़िकल्टीज ला सकती है कि नहीं ला सकती। तो ये सब सिचुएशन हम तभी हैंडल कर पाएंगे जब हम अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि आजकल लोगों की जो लाइफस्टाइल हो गई है वो बहुत ही ज़्यादा अलग हो गई है पहले से। अब लोगों को मतलब 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, पूरे टाइम वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के सामने हैं, तो वो उसके बाद फिर मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर वही फिर नेटफ्लिक्स पे चिल करना और अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं ना कहीं मूवी और रील्स बनाना, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना, तो 2-3 बजे तक लोग स्क्रॉल कर रहे हैं। मतलब दूसरों के थॉट्स सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो अपने साथ टाइम स्पेंड करने में उतने इंटरेस्टेड नहीं रहे। मतलब जो मार्केट में ज्ञान है वो हमें चाहिए, बट उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए हमें थोड़ी देर अपने साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। समृद्धि, हम मेंटल इलनेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और क्या ये जो मेंटल इलनेस है वो हम फुल्ली क्योर कर सकते हैं कि वो हमें आगे नहीं आए? ओवरकम करने के बहुत डिफरेंट पाथ्स हैं। आप पहले तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, तब आपको पता चलेगा कि आप किस सिचुएशन में हो। और कहीं ना कहीं जो डिफ़िकल्टीज़, हम कहीं ना कहीं बाहर ज़्यादा हम डिपेंडेंट रहते हैं लोगों पे, बाहर के ज़्यादा, कि हमें बाहर जो भी ज्ञान मिल रहा है हम उसको अपनी लाइफ में ऐड करने लग जाते हैं। पर कहीं ना कहीं वो आप में भी वो बात है कि आप खुद वो चीज़ को ओवरकम कर सकते हो। करेक्ट। पर अभी जो इंटरनेट में जो चीज़ें चल रही हैं वो उस पर भी लोग आ जाते हैं कभी कभार, तो वो खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करने वाली बात बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि हम अपने साथ ही टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, तो हमें पता ही नहीं है हम कौन है। करेक्ट। तो इंसान को खुद को पहचानने के लिए भी एफर्ट्स डालने चाहिए। हम दूसरों को समझने में अपना टाइम दे देते हैं और दूसरों के हिसाब से अपने आप को ढालने लग जाते हैं, पर हम कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं। तो अपने आप पे और अपने आप को टॉप प्रायोरिटी पे रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ हमें अपने आसपास वालों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। स्पेशली अपने पेरेंट्स के साथ हमें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ऐसे लोग हैं जो हमें कभी भी गलत एडवाइस नहीं देंगे। और जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, जो भी फैमिली, उनको अपडेट करते रहिए अगर आपको कहीं ना कहीं लो फील हो रहा है, क्यों लो फील हो रहा है। और क्योंकि शेयर करने से आपको कहीं ना कहीं उनका तरीका भी समझ में आएगा कि वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में। और कहीं ना कहीं दूसरा 2-3 सिचुएशंस को समझने के लिए ना हमें कभी कभार 2-3 लोगों से पूछना भी सही रहता है। मतलब पूछने में क्या जा रहा है, हम पूछ सकते हैं। अगर हमारे पास वो लोग हैं हम ट्रस्ट कर सकते हैं उन पे, तो हमें उनकी राय ज़रूर लेनी चाहिए। और हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी अपने लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ है कि अगर आप फिज़िकल मूवमेंट नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको मेंटल इलनेस आ सकती है। तो वो आप योगा हो सकता है, आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो, और मेडिटेशन आप कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हमें अपनी लाइफ में रखनी चाहिए। तो इससे हम ये हो सकता है कि अगर आपको लो फील भी हो रहा है तो आप जल्दी उसको टैकल कर लोगे। करेक्ट। आप ज़्यादा उसमें उलझ के नहीं रह पाओगे, आप जल्दी मूव ऑन कर जाओगे। तो ये ओवरकम इन सब चीज़ों से कर सकते हैं। और ये हमारे साथ रहता है कि नहीं रहता है लाइफ लॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सिचुएशन जो इलनेस है, जो भी हमारे साथ ट्रॉमाज हैं, और जो भी हमारी थॉट्स हैं, डार्क थॉट्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ रहते हैं, पूरे टाइम रहते हैं। पर हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं उस चीज़ के साथ टैकल कर करके कि वो कहीं ना कहीं अब हमें परेशान नहीं करते। पर ये ऐसा चीज़ है कि आपने थोड़ा सा भी अगर उसको छोड़ दिया थोड़े टाइम के लिए, तो वो आप पे हावी भी हो सकता है बाद में। तो इस चीज़ को हमें कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमें मेंटल हेल्थ को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, और हमें ना कहना सीखना चाहिए कि अगर हमारी मेंटल हेल्थ को कुछ चीज़ अफेक्ट कर रही है, नेगेटिवली कर रही है, तो हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए और हमें ना बोलना
सीखना चाहिए। हाँ। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें हैं। ओके, लास्ट आप हमारे व्यूअर्स के लिए, अपना पोस्ट के व्यूअर्स के लिए क्या बताना चाहेंगी मेंटल अवेयरनेस के लिए? मेंटल अवेयरनेस के लिए, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए मैं ये कहना चाहूँगी आप सभी से कि हमें दूसरों का क्या सोचना है उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, अपने आप को, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं वर्दी हूँ, तो आप कभी भी अपने आप को वीक नहीं समझोगे। बहुत लो से लो सिचुएशंस आ जाएगी पर आप उसको आसानी से टैकल कर सकते हो। और सिचुएशंस आएंगी, सिचुएशन वर्स्ट भी हो जाएंगी, और पर आप कभी भी गिव अप नहीं करोगे अगर आप अपने आप पे ट्रस्ट करते हो। और अपने आप पे ट्रस्ट करते रहना है हमें, और आसपास लोगों को अपने लाइफ में जुड़े रहना है। और हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम किसी से कम हैं। और सबकी सिचुएशंस अलग होती है, सबके फेलियर्स अलग होते हैं, और सबकी लाइफ में वो कहते हैं ना कि टाइम जब आता है हमें सब मिलता है। हाँ। तो उस चीज़ पे हमें विश्वास रखना चाहिए कि अभी मेरा लो टाइम चल रहा है, पर वो सब गलत हो रहा है अभी, पर सब सही होने वाला है। तो सब सही होने से पहले ना, पहले सब गलत गलत लगेगा, सब गलत होगा, सिचुएशंस ख़राब हो जाएंगी, और इंटरव्यूज़ ख़राब जाएंगे, वो जॉब नहीं मिलेगी जो परफेक्ट जॉब हम चाह रहे थे हमें मिले, अभी नहीं मिल रही है, पर हमें कुछ टाइम बाद वो ज़रूर मिलेगा, और उससे अच्छा मिलेगा। हमें बस ये ट्रस्ट करना है। थैंक यू सो मच सैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेंटल अवेयरनेस के लिए बात करना और खुद का एक्सपीरियंस बताना बहुत बड़ी बात होती है ऑन कैमरा। मैं दर्शकों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दें और ख़ुद को समझें, खुद के साथ थोड़ी देर बैठें। जैसा कि हमको समृद्धि ने बताया कि हमें कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए टू ओवरकम दैट, या फिर हमें योगा, मेडिटेशन, किसी चीज़ में हमें अपने आप को बिज़ी रखना है, जिससे हमारे जो मन में जो चीज़ें हैं, जो भी थॉट्स हैं, वो बार बार हमें ट्रिगर ना करें, वो बार बार हमें परेशान ना करें। प्लस आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या मुझे सच में ये चीज़ें हो रही हैं। इफ़ नॉट, तो उस चीज़ को आप अच्छे और पॉजिटिव वे में लीजिए। समृद्धि, क्योंकि हम भी अवेयरनेस फैलाते हैं ग्रीनरी को लेके, तो हम आपको एक छोटा सा तोहफा अपनी तरफ से, गिफ्ट अपना पोस्ट की तरफ से देना चाहेंगे। प्लीज़ आप एक्सेप्ट करें। थैंक यू। अपना पोस्ट देखते रहिए। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पोस्ट। धन्यवाद।